वो उतना सारा वाइब्रेट करता है कि ये पूरा ऐसे 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 हिलता होता है। शायद मेरे स्टार्टिंग में मैंने ऐसा बोल दिया था कि टाटा जुपिटर के बारे में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रेटलिंग की नॉइज देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे वाइब्रेशन की नॉइज है वो आपको महसूस होने वाली है। जहाँ पे भी बॉडी पैनल एक साथ, दो पैनल एक साथ मिलती है, वहां पे आप अगर आप देखने को चाहोगे तो ये जो पर्टिकुलर आप चीज यहाँ पे देख रहे हो, वहां पे अगर आपका हाथ ऐसे लग गया तो फिर यहाँ से कट जाएगा और आप रास्ते पे देख ही नहीं पाओगे। उस केस में आपको यहाँ पे कुछ कपड़ा वगैरह रखना पड़ेगा, पर आपको ऑलवेज वो नॉकिंग की आवाज सुनाई देने वाली है। मतलब कि मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि विंटर में आपको स्कूटर स्टार्ट करने में बहुत ही परेशानी आने वाली है। आप ट्राई करते रहो, शुरू हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो नहीं होगा। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लगने वाली है। अगर टीवीएस की कोई भी प्रोडक्ट को आप उसके सर्विस सेंटर पे बेचते हो तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं और इश्यू आने लगे। को ब्रेक को मैंने प्रेस किया, इग्निशन लिया, देखो अभी इग्निशन नहीं ले रही है। मेरे को क्या करना पड़ा कि मैं मेरी बाइक लेके गया, इसको धक्का लगा के घर पे पहुंचाया। उसके बाद वहां पे से सेंसर का जो प्लग होता है, उसका साइड स्टैंड का सेंसर, वो मैंने अपने आप से ही निकाल दिया। नहीं करोगे मतलब कि आपकी गाड़ी खड़ी नहीं करोगे तब तक वो सुई है वो वहां पे 10 पे जाके ही अटकेगी। सेल्स और सर्विस का एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत ही हॉरिबल रहा है। फिर शायद 1 महीने के बाद मैं गया कंज्यूमर फोरम में, उसके बाद उन लोगों का जो रिप्लाई आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मेरी गाड़ी पहले 6 महीनों में लगभग 15 या फिर 20 बार सर्विस सेंटर पे खा के आई है। तो पोलाइटली जितना काम करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव्स के बारे में, जहाँ पे आपको ज्यादा का नुकसान देखने को मिलता है। तो नुकसान में सबसे पहली चीज है वो है इसके वाइब्रेशन। बिलो 14 आपको हर जगह पे वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं। जैसे ही 14 अप जाती है तो वाइब्रेशन निकल जाता है, जैसे कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड चीजों में मैंने उसको गिनवाया था। अभी यहाँ पे वाइब्रेशन के साथ और कहीं चीजें एड ऑन हो जाती है। जैसे कि आप जब कोल्ड स्टार्ट करते हो, सुबह सुबह जब गाड़ी स्टार्ट होगी, तो जैसे ही स्टार्ट होगी तो ये जो पूरा पोर्शन है, मतलब कि हैंडल बार का पोर्शन है, बहुत ही ज्यादा हिलता है। मैं अगर मेरे पास कोई भी क्लिप होगी तो मैं उसको कल के आपको देने वाला हूँ। ये मिरर्स है वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, दोनों मिरर्स उतने वाइब्रेट करते हैं। ये पर्टिकुलर पोर्शन आप देखो तो बहुत ही वाइब्रेट करते हैं। उसके अलावा अगर आप एमआईडी में देखो, जब कोल्ड स्टार्ट होता है उसके साथ ही आप अगर एमआईडी में कुछ चीजें देखने को जाओ तो एमआईडी भी उतनी वाइब्रेट करती है कि आप वहां पे फोकस नहीं कर पाते हो, मतलब कि आप क्लियरली देख नहीं पाओगे एमआईडी को। उतना सारा वाइब्रेशन आपको कोल्ड स्टार्ट में देखने को मिलता है। डेफिनेटली वो एविडेंट है, ऐसा नहीं है कि वो वाइब्रेशन से आप काम चला सकते हो, वाइब्रेशन से आप बिल्कुल काम नहीं चला सकते हो। तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव इसके साथ आपको देखने को मिलता है। उसके साथ एक और बड़ा नेगेटिव यहाँ पे वाइब्रेशन में आता है, वो है यहाँ पे ये रियर टायर का लॉक होना। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, इनिशियल एक्सीलरेट करते हो, जैसे कि मान लो कि 5 या फिर 10 की स्पीड में जब गाड़ी चले उतना एक्सीलरेटर देते हो, बहुत ही नॉमिनल। तो उसके साथ क्या होता है ना कि ये जो रियर वाला जो ये टायर गार्ड देखने को मिलता है वो उतना सारा वाइब्रेट करता है कि ये पूरा ऐसे 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 हिलता होता है। जब आप थोड़ा बहुत हल्का सा एक्सीलरेट करते हो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर 20 के स्पीड पे चले गए, 15 की स्पीड पे चले गए तो वहां पे कोई इश्यू नहीं है, पर हल्का सा एक्सीलरेट किया तब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलता है। और ये क्यों होता है वो नहीं पता चलता है, पर जैसे कि ये टायर है वो ब्रेक ले रहा है और अगर आप उसको घुमाने की कोशिश करते हो तो कितना जोर लगा के वो घूमने वाला है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा वाइब्रेशन होता है। और आप जब इस गाड़ी को चलाते हो और वाइब्रेशन आपको देखने को मिला है तो आप या तो ज्यादा एक्सीलरेट कर देने वाला हो या तो एक्सीलरेट कंप्लीटली छोड़ देने वाले हो। तो उस हद तक का वाइब्रेशन आपको रियर टायर के साथ वो देखने को मिलेगा, मतलब कि रियर फेंडर के साथ देखने को मिलता है, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये दोनों चीजें है वाइब्रेशन के रिलेटेड, वो यहाँ पे इसके नेगेटिव साइड में जाती है। बात करें एक और नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो जैसे ही आप इनिशियल इसको पिकअप लेते हो, जैसे कि अभी गाड़ी मैंने यहाँ पे रोक दी है, अभी मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट ऑफ हो गई है और मैं इनिशियल पिकअप लेता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको रेटलिंग की नॉइज देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे वाइब्रेशन की नॉइज है वो आपको महसूस होने वाली है। तो जब आप इसको उठाते हो तो मेरे को ये पर्टिकुलर पोर्शन में से बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रेटलिंग की नॉइज सुनाई देती है। तो ये चीज इनिशियल पिकअप लेते हो तभी है। अभी जैसे गाड़ी स्टेबल चलने लगी है, जैसे कि अभी मेरी गाड़ी 14 के अप चली गई है, तो वहां पे आपको डेफिनेटली वो कोई भी रेटलिंग या फिर वाइब्रेशन का नॉइज है वो फील नहीं होने वाला है। बट जब आप इनिशियली उठाते हो तब डेफिनेटली आपको आवाज वहां पे महसूस होती है और वो आपको अपने माइंड में खलने वाली है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है वो डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट में जाके मिलता है। अगर हम दूसरे नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है इसकी मटेरियल क्वालिटी या फिर पेंट क्वालिटी। तो देखो मटेरियल क्वालिटी, पेंट क्वालिटी और फिट एंड फिनिश है वो बिल्कुल यहाँ पे आपको अच्छी देखने को नहीं मिलती है। कुछ पार्ट को आप अगर निकाल दो, जैसे कि यहाँ पे ये रियर का फुटरेस्ट हो गया, फिर यहाँ पे ये फुटरेस्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे हैंडल बार पे आओ, मिरर की बात करो या फिर स्विच गियर की बात करो तो वो सब ठीक है, वहां पे आप कोई भी शिकायत नहीं करने वाले हो। पर जब आप इसकी मटेरियल क्वालिटी पे आते हो तब बहुत ही बुरा मटेरियल देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये फाइबर देखने को मिलता है,
तो ये फाइबर की क्वालिटी है वो बहुत ही नाजुक ऐसे बोल सकते हो, मतलब कि हल्की क्वालिटी का फाइबर है। यहाँ पे कोई भी थोड़ी बहुत भी ज्यादा आपका वेट आएगा या फिर कुछ यहाँ पे रखते हो तो ये पैनल है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, यहाँ पे ऐसे गड्ढा देखने को आपको मिलने वाला है। तो मैंने कई सारे जुपिटर ऑलरेडी ऐसे देख रखे हैं जहाँ पे ये इश्यू है, वो एविडेंस है और ऑलमोस्ट वो पूरी पैनल है वो अंदर की तरफ ही घुस जाती है। उसके बाद अगर हम पेंट क्वालिटी के बारे में बात करें तो पेंट क्वालिटी भी बहुत ही बेकार यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लगता है तो डायरेक्टली ऊपर वाला पेंट निकल जाता है और पीछे वाला जो आपको फाइबर है, ब्लैक फाइबर देखने को मिलता है, वो फाइबर ही डायरेक्टली विजिबल हो जाता है। तो इस गाड़ी में कई सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे बच्चों ने या फिर कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट है वो कई बार लगा है तो पेंट डायरेक्टली निकल गया है। इस साइड पे भी कई पैनल पे है, आगे की ओर भी वो सेम चीजें ही होती है। तो पेंट क्वालिटी के बारे में बात करें तो बहुत ही बुरी देखने को मिलती है डेफिनेटली। वो इस प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है, उसको थोड़ी बहुत तो क्वालिटी अच्छी देना चाहिए था। उसके बाद अगर हम फिट एंड फिनिश के बारे में बात करें तो फिट एंड फिनिश भी कहीं पे भी आपको प्रॉपर देखने को नहीं मिलती है। जहाँ पे भी बॉडी पैनल एक साथ, दो पैनल एक साथ मिलती है, वहां पे अगर आप देखने को जाओगे तो अपनी उंगली फंस जाएगी, उतना यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलता है। वो अगर हम आगे की कोई भी पैनल के बारे में बात करें, पीछे यहाँ पे ये जो पैनल मैच होती है वहां पे बात करें तो बहुत ही बड़े बड़े गैप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली वहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये फिट एंड फिनिश बहुत ही आप बेकार कहने वाले हैं हम इसको, तो डेफिनेटली हम उसको नेगेटिव में ही कैलकुलेट करने वाले हैं। मटेरियल क्वालिटी के साथ कई सारे एड से पार्ट्स है जहाँ पे ऑलरेडी जंग लाना शुरू हो गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे ऑलरेडी जंग लग चुकी है, इस पोर्शन में भी जंग लग चुकी है। फिर आगे अगर हम डिस्क ब्रेक के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आप डिस्क ब्रेक के देखो तो यहाँ पे भी सभी जगह पे जंग लगना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये भी मटेरियल क्वालिटी के साथ ही जाता है। फिर यहाँ पे आप देखो तो एसेसरीज का जो जंग है वो यहाँ पे इसके जो फेंडर पे लगने लगा है। हालांकि ये भी मेटल का ही है तो इसका भी जंग है, उसके साथ साथ इसका भी यहाँ पे चिपक रहा है। फिर यहाँ पे एसेसरीज के बारे में बात करें तो ये आप देखो तो ये बोला गया था कि ये स्टील की एक्सेसरीज है, तो स्टील के एक्सेसरीज के साथ मेरे को नहीं पता है कि ये कैसा जंग यहाँ पे लगने लगा है, पर ये मटेरियल क्वालिटी के साथ एक्सपेक्टेड डेफिनेटली नहीं जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो तो क्रोम यहाँ से निकलने लगा है, आप देख पा रहे होंगे। फिर इधर की साइड देखो तो भी यहाँ पे से ये क्रोम निकलने लगा है। तो ऐसे कई सारे इश्यूज यहाँ पे क्वालिटी के साथ आपको देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं जगह पे आपको इतने धारदार पार्ट देखने को मिलते हैं कि अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट वहाँ पे टच हुआ तो वो डेफिनेटली कट जाने वाला है और आपको खून भी निकलने वाला है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जब इसकी साफ सफाई कर रहा हूँ तब मेरा ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है क्रोम फिनिश वाला, ये भी नेगेटिव है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं अंदर की साइड जब कपड़ा लगाता हूँ तो ये जो पर्टिकुलर आप चीज यहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे अगर आपका हाथ ऐसे लग गया तो फिर यहाँ से कट जाएगा। मेरा 2 या फिर 3 बार ऐसा कट चुका है। फिर मैं बहुत ही ध्यान से करता हूँ फिर भी कई कबार वो लग ही जाता है। तो यहाँ पे इतनी हार्श यहाँ पे वो धार दी गई है कि कुछ भी ये काट सकती है। तो आप अगर साफ सफाई करो तो भी इसमें थोड़ा ध्यान रख के करना, क्योंकि ये बहुत ही बुरी यहाँ पे क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। तो फिट एंड फिनिश, पेंट क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी, वो सभी चीजें इसके नेगेटिव साइड ही जाती है। उसके बाद सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे आपको ये जो क्रोम फिनिश दी गई है तो जब सन पीछे होता है तो आपको ये डायरेक्टली आंख में रिफ्लेक्शन आएगा और आप रास्ते पे देख ही नहीं पाओगे। उस केस में आपको यहाँ पे कुछ कपड़ा वगैरह रखना पड़ेगा, तब जाके आप है वो प्रॉपरली रास्ते पर नजर टिका पाओगे। अभी आप कैमरे में से आप देख पा रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं पता है, पर वो रिफ्लेक्शन सन का जो ऑलरेडी है वो आंख में अभी भी चुभ रहा है। बहुत ही गंदा रिफ्लेक्शन आता है, तो वो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा नेगेटिव इसके साथ बन के आता है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके इंजन के रिफाइनमेंट के बारे में। तो इंजन रिफाइनमेंट में इसके साथ नेगेटिव में ज्यादा है। वैसे इंजन में कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही स्मूथ इंजन है, साइलेंट इंजन है, पर आपको ऑलवेज वो नॉकिंग की आवाज सुनाई देने वाली है। मतलब कि हमने जो जापानीज मैन्युफैक्चर के इंजन देखे हैं, जैसे कि आप एक्टिवा का ले लो या फिर एक्सेस का ले लो, तो वो एकदम स्मूथ रहता है। यहाँ पे वो सीन नहीं है। हालांकि इंजन में चलने में कोई इश्यू नहीं है, वो उतना हार्श साउंड भी नहीं करता है, पर वो नॉकिंग की साउंड आपको कंटिन्यूस आती है। जब आइडल पे होती है तब भी वो नॉक की खिट 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 आपको सुनाई देने वाली है। उसके साथ साथ जब आपकी गाड़ी चल रही होती है तब भी वो नॉकिंग साउंड वो कंटिन्यूस ग्रो करती है। जब आप हाई स्पीड में जाते हो तब उतना एविडेंस नहीं है, क्योंकि वो शायद उस टाइम पे वो सुनाई नहीं देता होगा इसलिए। बाकी आइडल केस में स्लो स्पीड में चल रहे हो तब आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि इंजन है उतना रिफाइंड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद एक और नेगेटिव आता है, वो है कि स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट अगर आप इसका लेने जाते हो तो वहां पे आपको ये किक स्टार्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है।
अब ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसके इग्निशन के साथ इसका जो साइलेंट स्टार्टर आता है उसके साथ कुछ इश्यू है। तो आप जब पहली बार सेल्फ लोगे गाड़ी स्टार्ट होगी बंद हो जाएगी, दूसरी बार लोगे होगी बंद हो जाएगी, तीसरी या चौथी बार होके आपकी गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपकी बैटरी ड्रेन होती है, इस केस में आपकी बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाएगी डेफिनेटली। तो बैटरी ड्रेन हो जाने के बाद आपके पास एटलीस्ट एक ऑप्शन रहता है कि आप उसको किक से स्टार्ट कर लोगे और जहाँ पे भी आपको पहुंचना है वहां पे पहुंच जाते हो। अगर आप बैटरी रिप्लेस भी नहीं करते हो तो भी आप ऑलवेज किक से स्टार्ट करके इसको स्टार्ट कर सकते हो। स्मार्ट कनेक्ट में से किक ही निकाल दिया, तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि विंटर में आपको स्कूटर स्टार्ट करने में बहुत ही परेशानी आने वाली है। मेरे पास जिक्सर 155 है, मैं उसको 7 सालों से यूज कर रहा हूँ। उसमें भी किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं आता है और उसकी रिलायबिलिटी इतनी है कि जब भी आप सेल्फ लेते हो तो वो फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट होगा ही होगा। अगर उसकी बैटरी ड्रेन हो गई है उस केस में वो स्टार्ट नहीं होगा। तब आपको रिप्लेसमेंट के लिए आज तो धक्के लगा के स्टार्ट कर लो या फिर सर्विस सेंटर पे टो करके ले जाओ या फिर बैटरी आप घर पे लेके आओ और बैटरी चेंज कर दो, तो सभी चीजें पॉसिबल है। पर यहाँ पे रिलायबिलिटी बहुत ही खराब आपको देखने को मिलती है। गाड़ी स्टार्ट होने में बहुत ही दिक्कत होती है, विंटर में तो उससे भी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो वो किक स्टार्ट का ना होना स्मार्ट कनेक्ट में वो बहुत ही एक बड़ा नेगेटिव है। हालांकि उसके नीचे वाले सभी वेरिएंट में आपको किक स्टार्ट देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पे आप इसको नेगेटिव में नहीं कैलकुलेट करोगे। पर स्मार्ट कनेक्ट में किक स्टार्ट का ना होना डेफिनेटली इसके नेगेटिव में ही जाने वाला है। अगर हम नेक्स्ट नेगेटिव के बारे में बात करें तो वो है इसका ये जो सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन, ये बटन जो दिया गया है वो ये बटन का मतलब वियर्ड बिहेवियर है। यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, इनकंसिस्टेंट ये काम करता है। कई बार आप पहली बार इसको दबाओगे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, दूसरी बार दबाओगे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तीसरी बार होके गाड़ी स्टार्ट होगी और वापस बंद भी हो सकती है, वापस स्टार्ट भी हो सकती है। मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं है। आप ट्राई करते रहो, शुरू हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो नहीं होगा। सभी जुपिटर के साथ इश्यू नहीं है, पर जहाँ पे भी इश्यू है वहाँ पे इश्यू करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेल्फ लेते हो स्टार्ट हो जाता है, 2-3 सेकंड में बंद हो जाता है, वापस से सेल्फ लेते हो 2-3 सेकंड में बंद हो जाता है, वापस से सेल्फ लेते हो तो उस केस में वो जाके स्टार्ट हो जाता है। तो इग्निशन बटन के साथ कुछ अनरिलायबल इश्यू है। सभी यूनिट के साथ नहीं है पर मोस्ट ऑफ यूनिट के साथ मैंने यूजर से जो डेटा कलेक्ट किया है तो वहाँ पे इग्निशन बटन के साथ वो नेगेटिव चीज आपको देखने को मिलती है। हालांकि वो कोई डील ब्रेकर नहीं है, आपकी गाड़ी 100% स्टार्ट तो हो ही जाने वाली है, पर वो कहते हैं ना कि उतनी रिलायबिलिटी के साथ काम नहीं करता है। ऑलमोस्ट केस में फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगा, पर नहीं होगा तब ये नहीं होने वाला है। उसके बाद नेगेटिव में बात करें तो वो है इसके सीट रिलेटेड। सीट में सबसे पहले मैं आपको ये नेगेटिव बोलने वाला हूँ कि जब आप इसकी बूट स्पेस को ओपन करने की ट्राई करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बार कर दिया तो हो गया तो हो गया। अभी मेरा हो गया है, एक बार में कोई इश्यू नहीं है। जब ये नहीं होगा तो आपको हर बार दूसरी ट्राई करनी पड़ेगी, तभी ये जाके प्रॉपर अनलॉक होने वाला है। ये भी अनरिलायबल इश्यू ही है, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तब ये नहीं होने वाला। उसके बाद सीट के रिलेटेड दूसरी नेगेटिव चीज यहाँ पे देखो तो ये है इसकी हिंज की क्वालिटी। इसकी हिंज है बहुत ही मतलब लो क्वालिटी वाली है। ये सीट ऐसे ऐसे आपको हिलती देखने को मिलेगी और जब आप इसको यहाँ से ऊपर से छोड़ोगे तो ऐसा नहीं है कि वो ऑलवेज सही तरह से क्लोज हो। कभी कभार ऐसा होगा कि जब आप ऊपर से इसको छोड़ते हो तब वो सीट थोड़ी बहुत साइड में चली जाएगी और यहाँ पे ऐसे ऐसे लगने वाली है, तो ये प्रॉपर क्लोज नहीं हुई है। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आपको ये जो सपोर्ट देखने को मिलते हैं वो बाहर की साइड चले जाएगा और हो सकता है कि ये सपोर्ट है वो टूट भी जाए, क्योंकि यहाँ पे उतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। तो आप अगर आप जोर से यहाँ पे इसको पटकाते हो और वो सीट साइड में चली जाती है तब जाके वो डेफिनेटली इश्यू आने वाला है। आप ऐसी ट्राई करो कि लोकल मैकेनिक के पास जाओ और हिंज है वो टाइम पे सही कराते रहो, मतलब कि उसके जो बोल्ट है वो टाइट कराते रहो, तो आपको जाके वहाँ पे सीट के साथ कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपको हिंज की क्वालिटी में शिकायत ऑलवेज रहने ही वाली है। उसके बाद अगर अगले नेगेटिव के बारे में बात करें तो वो है इसका सर्विस का एक्सपीरियंस। सर्विस का एक्सपीरियंस वैसे भी बहुत ही अच्छा नहीं रहा है और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ठीक ठाक अच्छा है, बुरा ही रहा है ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा। अगर टीवीएस की कोई भी प्रोडक्ट को आप उसके सर्विस सेंटर पे बेचते हो तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं और इश्यू आने लगे, क्योंकि वहाँ पे जो मैकेनिक्स होते हैं वो हर जगह पे उतने टेक्नीशियन नहीं होते हैं, उतने ट्रेन नहीं होते हैं, तो आपको कहीं कहीं माइनर इश्यू है वो सर्विस के बाद आपको फेस करने को देखने को मिलेगा ही। जैसे कि अभी मेरी जो लास्ट टाइम इसकी 2 साल की सर्विस हुई है उसके बाद मैं क्या महसूस कर रहा हूँ कि मेरा इग्निशन है वो कभी ब्रेक के साथ लेगी या फिर कभी ब्रेक के बिना लेगी। ब्रेक के साथ वो इग्निशन नहीं लेगी जब ब्रेक के बिना इग्निशन लेना होगा। तो जैसे कि मैं अभी ट्राई करूँ, अगर स्टार्ट हो गई है वो भी नेगेटिव में है, इसके बाद उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी मैं इसको ब्रेक को मैंने प्रेस किया, इग्निशन लिया, देखो अभी इग्निशन नहीं ले रही है। ब्रेक के साथ में इग्निशन की दबा रहा हूँ, इग्निशन नहीं ले रही है। बिना ब्रेक के इग्निशन प्रेस करूंगा,
ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो ये एक पता नहीं वियर्ड इश्यू आने लगा है जिस सर्विस के बाद। इससे पहले भी मेरी गाड़ी कई बार सर्विस सेंटर का विजिट कर चुकी है क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल खामियां थी, पर हर बार मैंने यही नोटिस किया है कि सर्विस सेंटर पे जाके आने के बाद कुछ ना कुछ इश्यू इसमें आने लगते हैं। जब ब्रेक के बिना इग्निशन नहीं लेगी तब आपको ब्रेक प्रेस करके इग्निशन की को ऑन करना पड़ेगा, तभी मतलब सेल्फ स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो जाके इग्निशन लेने वाली है। तो ये एक वियर्ड इनकंसिस्टेंट चीज है, इसलिए मैं शायद मेरे स्टार्टिंग में मैंने ऐसा बोल दिया था कि टाटा जुपिटर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कई सारे ऐसे कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट इश्यू फेस करने पड़ते हैं। दूसरी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये दूसरी बार जब सर्विस सेंटर में गई थी, मतलब कि 2 साल की सर्विस करा के आई, उसके बाद इसके साइड स्टैंड के सेंसर में कुछ इश्यू आ गया था। जब भी ये साइड स्टैंड ऐसे होता है तो इसका इग्निशन कट ऑफ हो जाता है, या फिर शुरू गाड़ी होती है तो बंद हो जाती है, और अगर एक साइड स्टैंड लगा हुआ है तो इग्निशन भी नहीं लेती है। तो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ आता है। सर्विस में आने के बाद शायद गाड़ी 100 किलोमीटर चली होगी, 1 वीक या फिर 2 वीक हुआ होगा। तो उस टाइम के दौरान सब सही से काम कर रहा था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि गाड़ी कहीं पे कुछ लेने के लिए गई थी, वहां पे ये साइड स्टैंड का सेंसर का कुछ इश्यू आ गया, मतलब कि वो बहुत ही लूज उन लोगों ने टाइट किया था। तो इश्यू के बाद ना तो वो साइड स्टैंड के पे गाड़ी शुरू हो रही थी और ना तो बिना स्टैंड के शुरू हो रही थी, तो वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं। फिर मेरे को क्या करना पड़ा कि मैं मेरी बाइक लेके गया, इसको धक्का लगा के घर पे पहुंचाया। उसके बाद वहाँ पे से सेंसर का जो प्लग होता है उसका साइड स्टैंड का सेंसर, वो मैंने अपने आप से ही निकाल दिया ताकि गाड़ी एटलीस्ट है वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद मैं सर्विस सेंटर पे ले गया, वहाँ उन लोगों ने वो वापस से साइड सेंसर है उसको प्रॉपरली फिट किया, और उसके बाद अभी तक कोई इश्यू नहीं आया है, 6 महीने हो गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि सर्विस सेंटर पे आप जाते हो तो कहीं ना कहीं कोई भी इनकंसिस्टेंट चीज है वो होने लगती है। उसके बाद एक अगर और नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है इसका इग्निशन। अभी गाड़ी बंद है, कभी कभार क्या होता है कि मैं इग्निशन की को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एलईडी ब्लिंक करके बंद हो जाती है, मतलब कि इसका जो फ्यूल पंप होता है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट ही नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से एमआईडी में भी पावर नहीं आएगा और आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। अभी हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, शायद हो जाएगा। तो मैंने इग्निशन की को ऑन किया, अभी कोई इश्यू नहीं है क्योंकि आप DRL जल पा रही देख रहे हो, तो मतलब चल रहा है। यहाँ पे एमआईडी भी स्टार्ट हो गई है। अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है, पर मैं आपको वो क्लिप डाल के दिखा दूंगा क्योंकि मेरे को पता है होगा, आज के दिन में ही हो जाएगा। तो मैं आज शाम तक अगर ऐसा इश्यू आता है तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके आपके सामने वो क्लिप वहाँ पे रख दूंगा। ऑलरेडी मेरे पास होगी कई सारी क्लिप, तो मैं अटैच आपको करके वीडियो में दिखा देने वाला हूँ। उसके साथ जब ये इग्निशन का इश्यू आता है तो क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने इग्निशन ऑन किया है तो फ्यूल पंप में थोड़ा सा पावर आया, उसके बाद पावर कट ऑफ हो गया। तो अल्टीमेटली है यहाँ पे एमआईडी में कोई भी लाइट वगैरह नहीं जलेगी, और एमआईडी फुल स्वाइप लेती है तो वो भी नहीं लेगी। उस टाइम पे क्या होगा कि मेरा स्पीडोमीटर है वो 5 की स्पीड पे ऊपर चला जाएगा। वापस मैं की को ऑन ऑफ कर दूंगा और वापस से की को ऑन करूंगा, तो वापस से वो मेरा जो 5 था और इश्यू वापस से आया, तो 5 की वजह से 10 पे स्पीडोमीटर मेरा अटक के जाएगा। तीसरी बार जब मैं इग्निशन की को ऑन करता हूँ, अगर मेरा स्कूटर स्टार्ट हो गया तो उस केस में क्या होगा कि वो 15 पे वहां पे सुई अटकी रहेगी। अभी मैं जब इनिशियल पिकअप लेता हूँ तो मेरी गाड़ी 5 पे चल रही है, कि उसका मतलब है आपको एमआईडी में क्या दिखेगा कि वो 20 पे चल रही है, एक्चुअल में वो 5 की स्पीड पे ही चल रही है। तो वैसे अगर आप 14 की स्पीड पे ले जाते हो इसको, तो एक्चुअल में आपकी गाड़ी है वो उससे 10 किलोमीटर कम कर दो आप, तो 13 पे ही चल रही है, पर एमआईडी में दिखाएगी कि वो 14 पे चल रही है। तो वो इश्यू वहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद जब आप इग्निशन प्रॉपर्ली कट नहीं करोगे, मतलब कि आपकी गाड़ी खड़ी नहीं करोगे, तब तक वो सुई है वो वहाँ पे 10 पे जाके ही अटकेगी। 3 बार ऐसा होगा तो 15 पे रहेगी, 1 बार होगा तो 5 पे रहेगी। तो स्पीडोमीटर की सुई है वो जब ये वो इग्निशन वाला इश्यू आता है तो वहाँ पे अटक जाती है। उसके बाद अगर हम आखिरी चीज के बारे में बात करें तो वो है मेरा सेल्स और सर्विस का एक्सपीरियंस। डेफिनेटली बहुत ही हॉरिबल रहा है। इनिशियली जब मैंने ये जुपिटर लिया था तो मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अच्छा था। मेरे को बोला गया था कि हम आपको 15 दिन के बाद या फिर 20 दिन के बाद आपकी गाड़ी वो डिलीवर कर देंगे। तो मैं वेट करता रहा क्योंकि मेरे को उतनी इमरजेंसी नहीं थी उस टाइम पे। 15 दिन होने के बाद मैंने उन लोगों को कॉल किया कि भाई क्या हुआ, कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि आपका जो स्कूटर है वो डिलीवर होके आएगा तो उसमें इतने दिन लग जाएंगे। तो मैंने उसको ऐसे ही फ़ोन किया और बोला कि कहाँ तक पहुँचा, तो उसने बोला कि अवेलेबल ही है, आप आ जाइए। तब मैं गया तो इन लोगों ने मेरा जो ये स्कूटर है वो उसके जो छत पे खड़ा किया था। मतलब सारी गाड़ियाँ धूप में ही ऐसे ही स्टॉक यार्ड में खड़ी थी। 3rd फ्लोर पे उसका स्टॉक यार्ड था जो कि पूरा कम्प्लीटली ओपन था। तो वहाँ पे से इन लोगों ने वो निकाला
कम्प्लीटली धूल खाया हुआ था। तो डेफिनेटली वो नया स्कूटर डिलीवर हुआ है वो तो नहीं था, मेरे को पता था ऑलरेडी उनको पास स्टॉक में था, फिर भी उन लोगों ने ऐसा बोला कि भाई 15 डे के बाद में आके ले जाना। हालांकि मेरे को कैश में लेना था, मेरे को कोई भी लोन वगैरह नहीं करना था, फिर भी मेरे को ऐसा बोला गया था। तो फिर मैं गया, उसी दिन डिलीवरी ले ली स्कूटर की। उसके बाद मेरा थ्रोटल बॉडी का कुछ इश्यू था। तो वो क्या रहा था कि मैं जैसे इग्निशन को स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी शुरू करता हूँ, तो 2-3 सेकंड के बाद इंजन कट ऑफ हो जाता है। वापस से स्टार्ट करता हूँ, 2-3 सेकंड के बाद इंजन कट ऑफ हो जाता है। तो बहुत ही वियर्ड इश्यू था। मेरे को एक्सीलेटर कंटिन्यूस रखना पड़ता, तभी स्कूटर है वो शुरू रहता था, अदरवाइज वो बंद हो जाता था। तो सिचुएशन बहुत ही खराब थी। मेरे को एक हाईवे क्रॉस करना पड़ रहा है, मैं अभी शूट कर रहा हूँ तो मेरे पीछे एग्जैक्टली वो हाईवे ही है, नेशनल हाईवे है, मेरे को क्रॉस करना पड़ता है। और अगर वो क्रॉसिंग में मेरे को कहीं पे भी खड़ा रहना पड़ा तो मेरे को एक्सीलेटर दबा के रखना पड़ता है। अगर मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया तो गाड़ी बंद हो जाएगी, उसके बाद वो वापस से तो स्टार्ट भी नहीं होने वाली है, क्योंकि एक्सीलेटर करके मैं 4-5 बार 6 बार ट्राई करूंगा तब जाके वो एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो हो जाएगी। तो बहुत ही इरिटेटिंग इश्यू था। तो मैंने क्या किया कि मैंने सर्विस सेंटर को अप्रोच किया जहाँ से मैंने ली थी, उसी डीलरशिप पे। उन लोगों ने मेरी गाड़ी एक दिन के लिए रखी और दूसरे दिन बोला कि हमें तो कोई इश्यू नहीं दिख रहा है, आप अपनी गाड़ी आके ले जाओ। मेरे को हालांकि इश्यू कंसिस्टेंट था, जितनी भी बार मैं स्टार्ट करता हूँ उतनी भी बार मेरे को इश्यू आता था। तो उन लोगों को भी आता ही था, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन लोगों के सामने ही वो इश्यू रिप्रोड्यूस करके दिया है। मैं वापस से सर्विस सेंटर लेके गया 2 दिन के बाद। मैंने बोला कि ये इश्यू ज़्यादा एविडेंस हो गया है अभी और मेरे को बहुत ही परेशान कर रहा है। वापस उन लोगों ने 2 दिन के लिए गाड़ी वहाँ पे रखी। तीसरे दिन मेरे को कॉल कर रहे हैं कि भाई इश्यू नहीं आ रहा है, आप अपनी गाड़ी को ले जाओ। वहाँ पे अगेन वो सेम चीज़। फिर मैंने टीवीएस के सर्विस वाले जो ईमेल होता है उस पे मैंने कंप्लेंट की कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, सर्विस सेंटर बोल रहा है कि इश्यू नहीं है, प्रॉपरली चल रहा है, आप अपनी गाड़ी को ले जाओ। 3-4 दिन या फिर 5 दिन वेट करने के बाद भी वहाँ पे उन लोगों के साथ में से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर के साथ या फिर ऑथोराइज डीलरशिप के साथ कोई इश्यू है, टीवीएस ने ही वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर शायद 1 महीने के बाद मैं गया कंज्यूमर फोरम में, उसके बाद उन लोगों का जो रिप्लाई आना स्टार्ट हुआ है, कंपनी से भी मेरे को ईमेल आने स्टार्ट हो गए। उसके साथ साथ यहाँ पे जो लोकल डीलरशिप थी उन लोगों का बंदा मेरे घर पे आता था, गाड़ी को पिकअप करके जाता था, फिर उसको इश्यू भी आने लगा, वो लोग रिप्रोड्यूस भी कर पा रहे थे, उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे थे, सब कुछ किया। मेरे को ऑलमोस्ट 6 या फिर 7 महीने होने के बाद वो जाके वो इश्यू है वो रिजोल्व हुआ था। तो उतने दिन मेरी गाड़ी हर दिन मेरे घर से पिकअप होती थी, शाम को वापस वो लोग दे देते थे, वापस सैटरडे संडे जैसे अवेलेबल होती थी तो वापस वो लोग पिक करते थे। तो उन लोगों को भी पता था कि कुछ इश्यू है, पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि रेजोल्यूशन क्या है। उन लोगों को ये नहीं पता था कि इश्यू फ्यूल पंप के साथ है, इश्यू थ्रोटल बॉडी के साथ है, इश्यू इग्निशन की के साथ है, इश्यू सेल्फ स्टार्ट के बटन के साथ। वो लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। और मैंने ऑलमोस्ट ऐसी डीलरशिप टीवीएस की देखी है कि वहाँ पे टेक्नीशियन है वो इश्यू को पकड़ नहीं सकते हैं। तो मेरी गाड़ी के साथ वो बहुत बड़ा इश्यू था। तो एक बार तो उन लोगों ने ऐसा कुछ सोल्यूशन मेरे को करके दिया कि रेस ही इंक्रीज कर दिया। मैं जैसे ही सेल्फ स्टार्ट करता हूँ गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी, पर उतना रेस किया, मतलब कि आप ब्रेक छोड़ते हो तो गाड़ी अपनी 10 की स्पीड पे चलने लगती है। तो आप ब्रेक पकड़ के ही रखो, और अपनी गाड़ी को कहीं पे खड़ी की है तो खड़ी रहने देनी है, तो आप अगर ब्रेक अप्लाई करके रखोगे तो भी गाड़ी खड़ी रहेगी, अदरवाइज वो चलने लगेगी। तो वो सोल्यूशन भी कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर ऐसा करते हो तो इसकी बेल्ट सिस्टम है, उसका इंजन है, वहाँ पे लोड पड़ेंगे, फेसिंग के साथ भी कुछ थोड़े बहुत इश्यू आएंगे, थोड़े बहुत नहीं पर बड़ा सा इश्यू आएगा। तो वो सोल्यूशन ठीक नहीं था। पर कंज्यूमर फोरम में मैंने वो ग्रीवेंस राइज किया हुआ था, तो मेरे को वहाँ पे कुछ ना कुछ 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद जाके सॉल्यूशन मिल गया। तो ये था एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव कि सर्विस सेल्स का एक्सपीरियंस है वो मेरा बहुत ही अच्छा नहीं रहा था। हालांकि सेल्स का ठीक ठाक है, फिर भी वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, पर सर्विस में आप कोई भी डीलरशिप के पास जाओ, कोई भी सर्विस सेंटर के पास जाओ, वहाँ पे आपको वो इश्यू फेस डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो ये सर्विस एक्सपीरियंस मेरा हॉरिबल रहा है। उसमें से मेरे को क्या सीखना मिला, क्योंकि मेरी गाड़ी पहले 6 महीनों में लगभग 15 या फिर 20 बार सर्विस सेंटर पे कर खा के आई है। तो मेरे को ये सीखने को मिला कि आप शांति से उससे बात करो। आप जितना भी इसका जो वर्कशॉप मैनेजर है उसके साथ रिलेशन अच्छा बना के रखोगे, उतना ही आपका व्हीकल है वो सही सलामत रहेगा। अगर आप बहुत ही उससे एटीट्यूड के साथ बात करने जाओगे या फिर थोड़े बहुत गुस्से में बात करने जाओगे, तो सामने से ही आपको वही आउटपुट मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली नुकसान आपका है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका है। वो लोग कई सारे ऐसे पार्ट्स है वो निकाल भी सकते हैं, कहीं ऐसे पार्ट्स है वो डाल देंगे जो आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं इश्यू करेगा। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कोई भी ब्रांड के साथ,
कोई भी गाड़ी के साथ, कोई भी स्कूटर के साथ या फिर फोर व्हीलर के साथ, तो हमेशा शांति से बात करो, अपना रिलेशन है वो अच्छा बना के रखो और पोलाइटली बात करो, तो उन लोगों को भी काम करने में थोड़ा मजा आएगा और आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव निकल के सोल्यूशन आने वाला है। अदरवाइज फिर आप भी इस साइड से अपनी साइड से गुस्सा जताओगे, वो लोग भी उनकी साइड से गुस्सा जताएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसको तो फ्री में ही काम करना पड़ेगा। वो लोग कोई भी पार्ट्स मंगवाते हैं तो उसका जो चार्जेस वगैरह उसको देना पड़ेगा, हालांकि कंपनी वारंटी में फ्री में दे देंगी, पर वो फिर भी जो लेबर चार्ज है वो सब कुछ उन लोगों को ही मिला के देना पड़ेगा। तो वहाँ पे उन लोगों के साइड से थोड़ा बहुत एफर्ट्स जा रहा है, आपकी साइड से भी डेफिनेटली आपने गाड़ी ली है तो कोई पर्पस के लिए ही ली होगी, आपका पर्पस भी फुलफिल नहीं हो रहा है, उन लोगों का भी पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों साइड से वियर्ड सिचुएशन होती है। तो पोलाइटली जितना काम करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है और मैं भी ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप उसी तरह से जाए। ओके जी, अभी बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में कि ये सब पॉजिटिव, नेगेटिव और एक्सपेक्टेड चीज़ें जानने के बाद क्या आपको ये स्कूटर के साथ जाना चाहिए या फिर कोई और चॉइस लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका रिफाइनमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है, पर उसको उतना बुरा भी नहीं बोल सकते हो। एक्सपेक्टेड में जाएगा, आपको उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है, पर मेरे जैसे लोग हर टाइम पे नए नए स्कूटर को चलाते रहते हैं तो उसको पता रहता है कि इसका जो इंजन है वो थोड़ा बहुत हम्पिंग साउंड करता है। तो रिफाइनमेंट के मामले में वो एक चीज़ है, पर वो शायद आपके लिए कुछ ना हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद इसके साथ सबसे पॉजिटिव में जाता है वो इसकी राइड क्वालिटी, इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी, इसकी ब्रेकिंग, वो सब आपको पॉजिटिव में देखने को मिलते हैं। तो स्कूटर को चलाने के मामले में आपको कभी भी कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली है। मैंने आपको इतने सारे नेगेटिव बताए, उनमें से कोई भी नेगेटिव है उसके राइड के साथ नहीं जाता था, तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे आपको कहीं सारी यूटिलिटी स्पेस देखने को मिलती है, तो वो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इसके साथ निकल के आने वाला है। चीज़ मेरे को सिर्फ एक ही बतानी है कि मैंने इतने सारे इश्यू फेस किए, हो सकता है कि आपके साथ वो डेफिनेटली इश्यू ना भी आ सके। बात कंसिस्टेंसी ऑफ इनकंसिस्टेंसी की है कि कभी कभी जो नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, चलेगा वो चलेगा। तो अगर आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए तो फिर आप डेफिनेटली इसके साथ मत जाइए। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ कमी आ गई या फिर कोई टेक्निकल इश्यू वाला प्रोडक्ट आ गया तो फिर आपको वो रिपीटेडली सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा या फिर आपको कहीं ना कहीं से वो एडजस्ट होना पड़ेगा अपने स्कूटर के साथ। तो उस केस में आप डेफिनेटली जापानीज इंजीनियरिंग के साथ जाइए। एक्सेस इससे बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट निकल के आने वाला है। रिलायबिलिटी के मामले में अगर हम बात करें तो फिर एक्टिवा के साइड में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक्सेस और जुपिटर जितना चलाने में मजा नहीं आएगा, पर वो भी एक रिलायबल प्रोडक्ट है और उसी की वजह से वो इतने सारा आज भी मार्केट में बिक रहा है। बाकी मेरे केस में मेरे को माइलेज भी इसकी बहुत ही ठीक ठाक लगती है। मेरे को 48 से 52 किलोमीटर तक, 53 किलोमीटर तक की माइलेज भी निकाल के देता है। तो मेरे पास कहने को जाए तो पॉजिटिव में ज़्यादा चीज़ें हैं नेगेटिव की कंपैरिजन में। नेगेटिव में बहुत ही कम चीज़ें मेरे को देखने को मिलती है इसके साथ, और वो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी आप काम चला सकते हो उसके साथ। ऐसा नहीं है कि डील ब्रेकर कोई भी नेगेटिव है। हालांकि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक इश्यू था तो मेरे को इनिशियल फेज में सर्विस के साथ बहुत ही पंगा लेना पड़ा सर्विस सेंटर के साथ, तो वो एक चीज़ है। अदरवाइज ये अभी जो इनकंसिस्टेंस वाली चीजें है, जैसे कि सेल्फ स्टार्ट में इश्यू है, इग्निशन की में इश्यू है, बूट स्पेस एक बार में कभी कभी नहीं ओपन होती है, वाइब्रेशंस वाले इश्यू है, वो सभी इश्यू ऐसे है कि जिससे आप काम डेफिनेटली चला सकते हो। तो आपको चलाने में एकदम बहुत ही बढ़िया स्कूटर चाहिए और बूट स्पेस अच्छी चाहिए, यूटिलिटी स्पेस बहुत ही अच्छी चाहिए, सीट ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, सस्पेंशन एडजस्टेबल चाहिए। तो ऐसी सब चीज़ें हैं जो आपकी प्रायोरिटी है, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जाइए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकल के आने वाला है। अगर आपको 100% रिलायबल चीज़ चाहिए तो फिर आप शायद इसके साथ ना जाओ और कोई भी एक्सेस या फिर एक्टिवा या फिर कोई और प्रोडक्ट के साथ चले जाओ, हीरो के साथ चले जाओ, तो वहाँ पे शायद ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट लेने लायक नहीं है, पर मैंने जो मेरे पॉजिटिव, नेगेटिव्स और एक्सपेक्टेड चीज़ें थी वो इस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।